एक चीज़ होती है सेंटा क्लॉज सिंड्रोम। सेंटा क्लॉज सिंड्रोम हम तो सेंटा क्लॉज पे यकीन रखते हैं काफ़ी लोग ना। तो सेंटा क्लॉज सिंड्रोम बेसिकली ये है कि हम कोई एक एक्सटर्नल चीज़ को एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि इनका बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाए। कौन कौन से हमने एक्सक्यूज़ेस दिए हैं, किस किस के तरले दिए हैं हमने कि इसके वास्ते जो है छोड़ दो ड्रग्स करना। आपकी फैमिलीज ने कौन से एक्सक्यूज़ेस दिए हैं या तरले किए हैं कि इसके वास्ते जो है ड्रग्स करना छोड़ दो। तो उस टाइम पे एक्टिव एडिक्शन में ये थॉट प्रोसेस हुई थी कि बच्चों के लिए छोड़ना है या नहीं हुई थी? किस किस को अफेक्ट हुआ था, यानी कि जब फैमिली ने कहा कि इसके लिए छोड़ दो, बहन भाइयों के लिए छोड़ दो, हमारा ख्याल कर लो, उसके लिए छोड़ दो, छोड़ा। लेकिन मैं बात कर रही हूँ जो फैमिलीज बताती हैं, यानी कि ऐसी ऐसी बातें करना कि इसकी वजह से बस वो छोड़ दें किसी भी तरीके से। खाना ना खाने की वजह से साइकोसिस हिट हुआ था। हसन साहब आपने कितने दिन खाना नहीं खाया था कि साइकोसिस हिट हो गया था? लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये बायोलॉजिकली भी पॉसिबल है कि खाना ना खाने की वजह से साइकोसिस हिट हो। हर किसी के लिए ना ड्रग यूज़ करने का ट्रिगर अलग-अलग होता है, तो हम किसी पे इस तरह पॉइंट नहीं कर सकते कि उन्होंने ये इस तरह क्यों, यानी कि किस वजह से उन्होंने कहा। सेंटा क्लॉज सिंड्रोम यानी कि मैं बता रही थी कि हम डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ तरीके यूज़ करते हैं कि शायद हमारा जो प्यारा है वो नशा करना छोड़ देगा अगर हम ऐसी कोई बात करेंगे, या किस तरीके से उसको डराएंगे किसी हवाले से। लेकिन होता ये है कि एक्टिव एडिक्ट्स को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता। अब जिस मर्ज़ी के तरले दे दें उनको थोड़ी देर के लिए शायद एहसास होगा, लेकिन उसके बाद वापस फिर नशे की तलब इतनी स्ट्रांग होगी कि वो फिर से नशा करना शुरू कर देंगे। ठीक, तो टफ लव प्रिंसिपल कहता है कि इस तरह के तरले मिन्नतें करना छोड़ दें, इनका फ़ायदा नहीं है। जितनी ज़्यादा तरले मिन्नतें करेंगे उतना ज़्यादा ही यानी कि एंड पे वो जाके ड्रग यूज़ करेंगे। तो हमने उनको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करनी है, जो अच्छे तरीके हैं समझाने के, यानी कि बीमारी के कॉन्सिक्वेंसेस बता के या इलाज में ला के। जितने मर्जी तरले मिन्नतें करने वो उस तरह उनको नहीं, यानी कि बात ही रजिस्टर नहीं होगी माइंड में, वो सोच ही नहीं सकते, अभी सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं उनकी इतनी, यानी कि थोड़ी सी कम हुई हुई है ड्रग्स की वजह से। तो इस वजह से इस तरह के एक्सक्यूज़ेस देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा है द मिथ ऑफ बीइंग सुपर पेरेंट्स। सुपर पेरेंट्स यानी कि हम यानी कि बेस्ट पेरेंट्स हैं, या हम हर चीज़ कर सकते हैं सुपरमैन की तरह, कि मसला होगा उसी वक्त रिजॉल्व करेंगे, हम प्रॉब्लम आएगी उसी वक्त उनसे बात करके कोई सलूशन निकालेंगे, कुछ चाहिए होगा उसी वक्त इनको देंगे, सिर्फ इस वजह से कि शायद ये नशा करना छोड़ दें। तो हम कहीं ना कहीं अपनी जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनसे आगे बढ़ के प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन द एंड पे ये होता है कि फिर वो इफ़ेक्ट तो हमें ही करता है ना। अगर हम किसी को इमोशनली भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करें तो एंड पे हम खुद एग्जॉस्टेड फील करता है ना इमोशनली। कितनी देर तक हम किसी को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना भी तो देखना होता है। तो हो ये रहा होता है कि फैमिलीज़ जो हैं अपनी सारी सेल्फ केयर, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को छोड़ के तो पेशेंट के पीछे लग जाती हैं कि ये बस किसी तरीके से नशा छोड़ दे, या ये बस किसी तरीके से हमारी बात मान ले। तो हम अपने आप को सुपर पेरेंट्स समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा कभी हुआ कि हमने अपने आप को सुपर पेरेंट समझा मैम, कि हर चीज़ जो है हम रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कोई भी मसला हुआ है हेल्प लिए बगैर भी हम सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि शुरू में हमें इतना पता नहीं होता ना बीमारी के बारे में कि बीमारी काम कैसे करती है। तो जब हम सीखते हैं उसके बारे में फिर हम अपने रवैये तब्दील करते हैं। अभी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।